Good afternoon, everyone. Due to some technical reasons, 2 जनवरी को जो CNA था वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से अपलोड हो नहीं पाया था। कुछ दिक्कत रिकॉर्डिंग में आई थी, तो हम लोग उसको फिर से रिकॉर्ड करके री अपलोड कर रहे हैं। सो आज 2 जनवरी नहीं है टेक्निकली, बट वी विल बी डिस्कसिंग द important articles of 2nd of Jan 2026. The 5 articles that we are going to discuss today are mentioned here. Uh, First one is the water divide. It actually is an opinion page article in the Hindu. It largely talks about the uneven or inequitable distribution of water between industries, agriculture sector, between urban and rural sector. तो ये APSC का और UPSC का बहुत फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से वो मेंस के क्वेश्चन पूछते ही है, स्पेशली रिसोर्स मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव से। सो वी वुड बी डिस्कसिंग दैट। द सेकंड आर्टिकल इज रिगार्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सेकंड और थर्ड दोनों भी आर्टिकल जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और हम लोग पैटर्न ऑब्जर्व कर ही रहे कि साइंस एंड टेक, स्पेशली जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज होती है जैसे कि ये जेनरेटिव AI है, उसके ऊपर कंसिस्टेंटली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव वी वुड बी डिस्कसिंग दीज 2 आर्टिकल्स। द थर्ड आर्टिकल इज रिगार्डिंग security and diplomacy. India and Pakistan, both these countries have exchanged the information about the nuclear facilities. ये क्यों ज़रूरी होता है? So that कोई मिसकम्युनिकेशन ना हो, अननेसेसरली वॉर लाइक सिचुएशन में कैटास्ट्रोफिक कोई अनफोर्सीन एक्सीडेंट ना हो जाए अनइंटेंशनली। तो उसके लिए क्लियर कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। दैट इज द पर्पस, दैट इज द रीजन व्हाई they exchange the list of nuclear facilities. We shall be discussing those. The final article is going to be the लोकपाल इंस्टीट्यूशन, जिन्होंने बीच में काफ़ी हल्ला हुआ था कि वो 7 BMW कार खरीदना चाहते थे। लोगों ने उसके अगेंस्ट काफ़ी कुछ कमेंट किया था कि एंटी करप्शन वालों को ही इतने महंगी महंगी गाड़ियाँ चाहिए, तो उन्होंने वो स्क्रैप कर दिया। सो वी विल बी लुकिंग इनटू दैट एज वेल। जो 5th आर्टिकल है लोकपाल वाला, उसको सिर्फ हम पासिंग रेफरेंस की तरह देखेंगे। वी कैन यूज दैट कंटेंट इन द क्वेश्चंस एसोसिएटेड विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज ethics. So before going further, here are a few announcements. First one is the launching of the फाउंडेशन बैच। ये फाउंडेशन बैच APSC और UPSC दोनों के लिए है। एंड as you can see, the panelists are all esteemed teachers who have worked very well before. अब having said that, ये जो बैच है वो जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए बेटर सूटेड है। ये ऑनलाइन, ऑफलाइन एंड हाइब्रिड मोड हर तरीके से आप अवेल कर सकते हो। दिस इज अबाउट द क्रैश कोर्स। जो इस साल एग्जाम के लिए अपियर होंगे APSC के, उन्होंने अगर पहले पढ़ रखा है और उनको क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो दिस इज़ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर यू। यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट का क्विक रिवीजन मिल जाएगा। इसके साथ आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिल जाएगी। इसके साथ आपको 15,000 MCQ का एक प्रीफिट इनिशिएटिव है जिसके बारे में मैं इसके बाद बात करूँगा, वो मिलेगा। एंड देन यू विल ऑल्सो गेट द प्रीलिम स्पेसिफिक स्मार्ट बुक्स। 10 बुक का सेट है ये। इसका लॉन्च डेट अभी फिक्स हुआ नहीं है, बट उसके डिटेल्स आपको मिल जाएंगे इफ यू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर, और इफ यू कैन स्टे ट्यून्ड विथ द सोशल मीडिया हैंडल्स एंड यूट्यूब चैनल ऑफ CSAP, आपको ये सब अवेलेबल हो जाएगा। सो this was the initiative I was referring to. This is prefit initiative. The purpose is to provide one stop solution, to provide an ecosystem wherein आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स विल गेट कवर्ड। ठीक है, तो इसके अंडर यू विल गेट 3000 प्लस MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट। वो यूट्यूब पे लाइव वीडियोस के फॉर्मेट में डिस्कस करते हुए मिल जाएगा। एंड रिमेनिंग 12,000 MCQs इज अ पार्ट ऑफ पेड कोर्स।
ये इसमें आपको 120 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। ये 120 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट सेक्शन इज इजी सेक्शन, इसमें 30 टेस्ट है। सेकेंड इज मॉडरेट, थर्ड इज डिफिकल्ट। ऑल दिस 3 इन्वॉल्व 30 टेस्ट ईच। ये हो जाता है टोटल 90 सेक्शनल टेस्ट। इसके अलावा 10 फुल लेंथ टेस्ट है। ये फुल लेंथ टेस्ट जो होंगे वो सारे सब्जेक्ट, सारे डिफिकल्टी लेवल्स को कंबाइन करके बनाया गया। कोई भी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दीज देयर आर 10 टेस्ट जो एपीएससी के पीवाईक्यूज को सिमुलेट करके बनाया गया, एंड रिमेनिंग 10 टेस्ट आर फुल लेंथ टेस्ट ऑफ सीसैट व्हिच इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। सो यू कैन अवेल दिस। ये अब डिस्काउंटेड प्राइस पे है। ये न्यू ईयर जो डिस्काउंट चल रहा है उसमें आपको ये 7,999 में मिल जाएगा, अदरवाइज इट्स प्राइस इज 12,000। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, now the CNA or the newspaper analysis that we are going to discuss and the prefit or any other infographic document, ये सारा CSFE के ऑफिशियल ऐप के ऊपर अवेलेबल है। यू कैन डाउनलोड दैट ऐप बाय स्कैनिंग दीज QR codes. Let's get started. The first article is regarding the water divide. इसका बैकग्राउंड ये है, मतलब ये एडिटोरियल जो है इट हाईलाइट्स के ग्रोइंग इनइक्वालिटीज इन एक्सेस टू वाटर अक्रॉस द रीजन्स, अक्रॉस द सेक्टर्स, अंडरस्कोरिंग द इमर्जिंग नीड फॉर रिविजिटिंग आवर गवर्नेंस फ्रेमवर्क। अब कितना ये है, क्या कहते हैं इसको, कितना डिस्ट्रीब्यूशन में कितना गैप है, आप एक बार देखिएगा। अगर आप लार्ज पर्सपेक्टिव में देखते हैं तो यू वुड नोटिस कि इंडिया में ओवरऑल वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के सिर्फ 4% वाटर रिसोर्सेस अवेलेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया इज ऑल्सो ऑन इन दिस 4% इज प्रोवाइडिंग वाटर टू 18% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। अगर इसको आप इस साल के पॉपुलेशन के साथ देखोगे तो ये पॉपुलेशन अब 18% से हटकर लगभग 21% हो गया होगा। ठीक है, सो 4% वाटर में 18 से 20% तक के पॉपुलेशन को सरवाइव करना इज अ मैमथ टास्क। अब दिक्कत ये है कि ऐसा भी नहीं है कि इंडिया में वाटर स्कार्सिटी एक्सट्रीम है। कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी है, फॉर एग्जांपल बिहार, असम, वेस्ट बंगाल, दीज एरियाज, ईस्टर्न यूपी, ये फ्लड प्रोन एरियाज है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव बारिश होता है, फ्लड्स आते हैं। At the same time, there are regions like Bundelkhand या राजस्थान, गुजरात, sections of हरियाणा एंड पंजाब जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमतरता है। सिमिलरली अगर आप पेनिनसुलर इंडिया पे जाओगे तो आंध्रा, तेलंगाना, इस रीजन में, बारिंग द रीजन्स अराउंड द रिवर्स लाइक कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, इनके आसपास का रीजन छोड़ दोगे तो बाकी जगहों पे वाटर स्ट्रेस है। ये जो आर्टिकल है इट ट्राइज टू अंडरस्टैंड द इनइक्वालिटीज and assesses के how are we expected to deal with this. Okay, so हम लोग एक फिलोसॉफी फॉलो कर रहे हैं करंट अफेयर्स को पढ़ते हुए। हम लोग जब करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे तो वी विल नॉट बी डिस्कसिंग एनी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। सिर्फ हर आर्टिकल से 5 पॉइंट्स लेंगे, जो 5 पॉइंट्स आपके प्रीलिम्स में भी हेल्प करेंगे और आपके मेंस की आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगे। यहाँ पे 5 कोर इश्यूज जो आइडेंटिफाई हुआ है वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, है ना। दिस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर between, there is a unequal distribution between agriculture, there is a distribution gap because of the industry and household. Second concern that we have observed is over extraction of groundwater, and it is driven by unsustainable farming practices, meaning हम flood water use करते हैं, मतलब flooding
तरीका यूज़ किया जाता है इरिगेशन का, उसके जगह पे अगर हम ड्रिप इरिगेशन स्प्रिंकलर के ऊपर शिफ्ट हो जाए तो हम लोग लगभग 90% तक का वाटर सेव कर सकता है. ऑल्सो एक्सेसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर ऑल्सो लीड्स टू सैलिनाइजेशन. इट ऑल्सो नीड्स टू न्यूट्रिएंट फ्लोटिंग, मतलब न्यूट्रिएंट अननेसेसरी जगह पे चला जाता है, बह जाता है सॉइल से नीचे. जो अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल है जहाँ से रूट का डेवलपमेंट होता है वहां सर नीचे परकोलेट हो जाता है ना. So excessive uses of water also leads to, in certain areas like Punjab and Haryana, excessive water also leads to the build up of salt pan like situation. Third that we have observed is there is weak coordination between the center water bodies, states and the local bodies, especially in case of water management. अगर आप सेंटर पे ही देखोगे तो कम से कम 4 आपको कमीशन मिल जाएंगे. सेंट्रल वाटर कमेटी, सेंट्रल वाटर मतलब सेंट्रल वाटर कमीशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डिफरेंट मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, मतलब there are plethora of organization, plethora of institutions which look after the water distribution. ये तो सेंटर में. Similar is the case with the state, similar is the case with the local bodies. तो ये इनके बीच में हर लेवल पे और हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन वीक है. The fourth factor that we have observed is climate variability. Climate change के वजह से, मतलब अभी फॉर एग्जांपल पहले रिलेटिवली बेटर डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होता था थ्रू आउट द रेनी सीजन्स, लेकिन अब ऐसा है कि वो वाटर शायद उतना ही गिर रहा है लेकिन पैचेस में आता है. कभी कभी बहुत इंटेंसली आ जाता है, जितना सॉइल एब्सॉर्ब नहीं कर पाती तो रन ऑफ में चला जाता है. छोटे छोटे पैचेस में बहुत इंटेंसली बारिश हो गया तो शायद पानी उतना ही आ रहा है लेकिन अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आ रहा है किसी भी एक कॉमन जगह पर. ये क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि एक्सेसिव वार्मिंग ऑफ द अर्थ लीड्स टू डिफरेंशियल डेवलपमेंट ऑफ हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर. ठीक है. द लास्ट कंसर्न इज कि जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो डिमांड ड्रिवन नहीं है. इट इज नॉट बेस्ड ऑन द राइट्स, इट इज बेस्ड ऑन द सप्लाई मैकेनिज्म. सो ये व्हाट इज एब्सेंट इज अ राइट बेस्ड, अधिकार बेस्ड डिमांड मैनेजमेंट अप्रोच टू वाटर यूज. सप्लाई बेस्ड है तो इसलिए जितना आता है जैसे आता है पूरा का पूरा यूज कर लो, क्योंकि उनको पता है कि अगर सप्लाई नहीं मिला तो हमें शायद पानी नहीं मिलेगा. व्हेन द वाटर बिकम्स अ मैटर ऑफ राइट, तब आपके अकॉर्डिंगली, आपके हिसाब से वो पानी अवेलेबल हो जाता है. कोई जबरदस्ती नहीं होती कि मुझे आज दिन भर में 10 लीटर पानी चाहिए लेकिन मैंने 50 लीटर जमा करके रखा हुआ है तो मैं एक्सेसिव कहीं पे फालतू जगह पे यूज कर रहा हूँ. तो ये नहीं होता है इफ वी कन्वर्ट इट इनटू अ राइट बेस्ड अप्रोच. ठीक है. सो I would request you to pause the video and attempt this MCQ. The idea of water divider primarily points to which structural problem? A. Declining annual rainfall across India, unequal access and inefficient allocation of water resources, absence of river interlinking project, or lack of desalination technology. इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इट्स करेक्ट आंसर वुड बी बी, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? डिक्लाइनिंग एनुअल रेनफॉल अक्रॉस द इंडिया. अक्रॉस द इंडिया नहीं डिक्लाइन हो रहा है. सी इज एब्सेंस ऑफ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स. नो, इंडिया हैज इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स. इनफैक्ट वो दो कंपोनेंट में डिवाइडेड है, पेनिनसुलर कंपोनेंट एंड नॉर्दर्न प्लेन्स कंपोनेंट, राइट? तो वो प्रेजेंट है. एंड थर्ड इज लैक ऑफ डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी. नो, इंडिया में है डीसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, उसकी मात्रा कम है लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये एग्जिस्ट करती है. तो करेक्ट आंसर वुड बी बी. एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है. यू कैन एक्सेस दिस फ्रॉम द CCP एप्लीकेशन. ऑलराइट, द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. द आर्टिकल टॉक्स के जो हार्ट एंड कोर है इस AI का, मतलब टू पुट इट इन सिंपल वर्ड्स, अगर इसको आप ऐसे समझिए कि कोर प्रोग्रामिंग जो है वो आपके शरीर की तरह है
और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है तो वो आपके अपीयरेंस की तरह है ना। आप कितना भी मेकअप कर लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन अगर आप अंदर से हेल्दी नहीं हो, अंदर से फिट नहीं हो, तो आपका जो सुंदरता है, जो चेहरा है, जो मेकअप है, जो मास्क है, वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, राइट। ये ओपिनियन पेज जो है हिंदू का, ये आर्ग्यू वही कह रहा है कि जो रैपिड एडॉप्टेशन हो रहा है, दिस रैपिड एडॉप्टेशन टूवर्ड्स द जनरेटिव एआई टूल्स, चैट जीपीटी, जेमिनी, जो कोई भी जनरेटिव टूल्स आप यूज करते हो, देर आर हंड्रेड्स ऑफ एआई टूल्स अवेलेबल नाउ, विच एवर यू यूज, वो बहुत स्ट्रांगली, बहुत फास्ट उसका अडोप्टेशन हो रहा है, लाइक पीपल आर अडोप्टिंग वेरी क्विकली टू दीज एआई टूल्स। लेकिन उतना ज्यादा स्ट्रांगली एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ कोर प्रोग्रामिंग, एआई के लिए कोर प्रोग्रामिंग स्किल्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्किल्स आर एब्सोल्यूट नेसेसिटी, उतना वहां पर डेवलपमेंट नहीं है। Not as many people are taking programming or the coding as seriously as people were taking before AI came into the picture. तो अभी जो प्रोग्रामिंग है उसके बाद जो जनरेटिव एआई है वो एक लिमिट तक ही ऊपर जा सकता है, उसके बाद में यूल अगेन हैव टू टेक केयर ऑफ द कोर प्रोग्रामिंग। लेकिन जो करंट एजुकेशन सिस्टम है वो उसके बारे में ये आर्टिकल आपको कंसर्न रेज करता है, दैट इफ वी डू नॉट टेक केयर ऑफ द कोर प्रोग्रामिंग स्किल्स, इवेंचुअली हम जनरेटिव एआई जो है उसमें भी फेल कर जाएंगे, समवेयर डाउन द लाइन वी विल फॉल अ शॉर्ट। तो अगेन सिर्फ एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो 5 कंसर्न्स रेज हुए, 5 इश्यूज, वो है कि ओवर डिपेंडेंस जो होगा इफ ऑन जेन एआई टूल्स, मतलब जनरेटिव एआई टूल्स, ये फाउंडेशनल कोडिंग स्किल्स जो रिक्वायर्ड होते हैं उसको रिड्यूस कर देगा। जो एजुकेशन सिस्टम आज आपको पढ़ाती है, मीनिंग लेट्स से अगर आप कंप्यूटर साइंस के इंजीनियरिंग कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपका कोर्स 4 साल का है, उसका सिलेबस पता नहीं शायद 10 साल पहले डिसाइड हुआ होगा। हाइपोथेटिकली अगर आप समझ लेते कि 10 साल पहले नहीं, इसी साल वो डिसाइड हुआ है आपका कोर्स का सिलेबस, आपने अगले 4 साल पढ़ा, जो आपने पढ़ा जब आप मार्केट में जाओगे उसकी यूटिलिटी क्या है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो हर दिन बदल रही है ना। तो देयर इज अ ह्यूज मिसमैच बिटवीन द एजुकेशन प्रोवाइडेड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री, बिकॉज टेक्नोलॉजी हैज इवॉल्व्ड, and where when we are talking about the education system, we are here referring to the core programming skills. Third is हम लोग इतना ज़्यादा, मतलब आई रिमेंबर वन ऑफ माय फ्रेंड्स जो कोर कोडिंग करता था वो आजकल कोडिंग भी एआई से कर रहा है, एंड इवेंचुअली इफ ही कंटिन्यूज तो उसके जो स्किल सेट था कोर कोडिंग का वो धीरे धीरे इरोड होते जाएगा, धीरे धीरे ही विल नॉट रिमेन एज एफिशिएंट एज ही इज टुडे, है ना। तो ये जो रिस्क ऑफ सुपरफिशियल ऑटोमेशन जो है विदाउट अंडरस्टैंडिंग द फंक्शनिंग ऑफ एल्गोरिदम्स एंड लॉजिक, कोर प्रोग्रामिंग से हटकर जैसे ही आप सिर्फ सुपरफिशियल आर्किटेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट होना शुरू हो जाओगे तो यू विल लूज द ट्रैक ऑफ कॉम्प्रिहेंडिंग द एल्गोरिदम्स एंड लॉजिक्स, क्योंकि आप कोर प्रोग्राम से साइड में हट चुके हो। फोर्थ इज जो करिकुलम है उसमें रिफॉर्म्स नहीं है, वी नीड टू रिफॉर्म आवर करिकुलम विच विल इंटीग्रेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विथ द कोर computer science. And the last one is the challenges of responsible and ethical AI use without technical depth. Unless you have the technical depth of it, जब तक आपको उसका पूरा आत्मा पता नहीं है प्रोग्रामिंग स्किल्स का, तो शायद आप जो एथिकल यूटिलिटी ऑफ एआई है, एथिकल यूसेज ऑफ एआई है, वहां आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि अगर आपको बेसिक एथिक्स कैसे डिराइव होगा थ्रू प्रोग्रामिंग, इसके बारे में आपको पता नहीं है, तो यू वुड बी ऑन द डिफिटिंग साइड। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू। द कंसर्न that programming skills are lagging behind generative AI adoption primarily highlights which policy challenges.
A, decline in public funding for higher education. B, skill gap between rapid technology adoption and human capital development. C, excessive regulation of artificial intelligence. Or D, complete replacement of programmers by machines. ये आर्टिकल आपने अगर ठीक से समझा है तो यू कैन क्लियरली आंसर दिस क्वेश्चन. द करेक्ट आंसर इज बी. There is a fast AI adaptation without foundational skills will create a capability gap. ठीक है, तो ये जो यहाँ पे आंसर्स दिया हुआ है और ये जो कंटेंट है ये CSEB के ऐप के ऊपर अवेलेबल है. यू कैन रिवाइज क्विकली बाय looking this content into the application. The third article deals with Honorable President Draupadi Murmu ji. She spoke and she made a statement that जो AI growth और स्किलिंग होना है वो that should be inclusive in nature. Honorable ma'am said that जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसकी स्किलिंग और उसका एक्सेस ये सारा का सारा इंक्लूसिव होना ज़रूरी है. वाई? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर सिर्फ पर्टिकुलर ग्रुप के पास ही एक्सेस होगा तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करेगा. आई विल गिव यू एग्जांपल टू मेक इट वेरी क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल. देखिए, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी है तो उसका डेटा लेट्स से कि दिसंबर 2022 तक का डेटा है. तो दिसंबर 2022 तक का डेटा जो है वो ऑलमोस्ट 95% डेटा जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में और 5% डेटा अदर लैंग्वेजेस में. ऊपर से भी जो 95% इंग्लिश डेटा अवेलेबल है वो सिर्फ यूएस या वेस्ट कंट्रीज डोमिनेटेड है. तो जो एआई का जो थिंकिंग है, जो थॉट है, जिस तरीके से वो फंक्शन करता है वो लार्जली वेस्ट एंड इंग्लिश डोमिनेटेड है. तो वहाँ पे स्पेसिफिक किसी थाई कल्चर, कन्नडिगा कल्चर, इसके बारे में जो डेटा मिलता है वो भी इंग्लिश पर्सपेक्टिव से देखा हुआ डेटा मिलता है. तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये ऐसा ही चलता रहा और बाकी के कम्युनिटीज, बाकी के रीजन्स, बाकी के डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक क्लासेस, डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशन बैकग्राउंड के लोगों को इसमें एक्सेस नहीं मिला तो एआई जो है वो नॉन इंक्लूसिव, इन अ वे एक्सक्लूसिव, एलिटिस्ट या पर्टिकुलर ग्रुप के फेवर में चला जाएगा. ठीक है, दिस इज व्हाट प्रेसिडेंट मैम हैज हाईलाइटेड. व्हाट शी हैज emphasized is there is a need for artificial intelligence growth that is inclusive, that is ethical, and that is supported by widespread skilling to avoid deepening social and economic divides. सबको नहीं मिला तो it would be dominated by few individuals, few communities, few rich classes, or it will become elitist in nature. ओके, तो हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इससे अगर क्वेश्चन आता है तो व्हाट आर द 5 कोर इश्यूज दैट वन शुड हाईलाइट. द फर्स्ट इशू इज, लाइक आई मेंशन्ड, देयर इज अ रिस्क ऑफ एआई लेड ग्रोथ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लेड ग्रोथ, concentrating those benefits among the few sectors and few regions, geographical regions, economic sectors, population sector, etc. The next key issue that we need to underscore is digital divide जो आएगा. Digital divide means those who have the access to this digital domain and those who do not have. ये जो digital divide जो आएगा, that divide is limiting the access to the artificial intelligence driven opportunities. Third is जो skilling and reskilling है. Skilling is one part and reskilling, somebody who was skilled but need to be retrained, reskilled, especially considering the newer or nuanced changed requirements of artificial intelligence. वो ट्रेनिंग जो है that is lacking.
and that is inadequate in nature. Again, that training itself is available not to everybody, but जो कुछ elite school में elite colleges में पढ़ते हैं उनके लिए, गांव के छोटे शहरों के लोगों के लिए अभी वो अवेलेबल नहीं है. The fourth concern is that we have to align the artificial intelligence adaptation with ethical and social responsibilities. The last one is जो जैसे हमने पहले देखा था, जो एजुकेशन का पार्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हो, ये एक अलग साइलो में काम करता है, इंडस्ट्री अलग साइलो में काम कर रही है, एंड सोसाइटी अलग साइलो में काम कर रही है. इनके बीच में एजुकेशन, इंडस्ट्री, सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. अगर ये वीक रह गया तो फिर तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा एआई का एक्सेस, एलिटिस्ट हो जाएगा, सबको नहीं मिल पाएगा. प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई एंड अटेम्प्ट दिस एमसीक्यू. प्रेसिडेंट मुर्मू स्ट्रेसेस इंक्लूसिव एआई ग्रोथ एंड स्किलिंग, इस आर्टिकल का. Why is skilling considered central to inclusive artificial intelligence driven growth? Option A is it reduces the need for AI regulation. Option B, it ensures only high-end jobs benefit from artificial intelligence. C, it enables wider participation in technology-led economic opportunities. And D, it slows down the automation-induced disruption. Correct answer क्या होगा इसका? C. It enables wider participation in technology-led economic opportunities. ठीक है? All right. Let's move on to the next article. Fourth article is, like I mentioned before in the introductory statement, कि it is related to the India-Pakistan exchange of information from the perspective of the nuclear facilities. ये जो शेयरिंग है, इसका बेसिक पर्पस जो है कि टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डिजास्टर इन टाइम्स ऑफ टेंशन, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इन टाइम्स ऑफ वॉर. कोई भी डिजास्टर ना हो, इसका रिस्क को रिड्यूस करने के लिए वी शेयर दिस इंफॉर्मेशन. इट इज इन international relations language, it is called as confidence building measures, CBM. 1990 के दशक में, 2000 के दशक में, 1990s and 2000s में, India and Pakistan agreed to build such confidence building measures so as to avoid the risk of disaster, nuclear disaster. उस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल शेयर करता है. India and Pakistan have exchanged the list of nuclear installations as a part of long-standing bilateral CBM arrangement. हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि न्यूक्लियर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत फ्रजाइल है. मतलब जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का रोल है बायलैटरल रिलेशनशिप में, वो बहुत फ्रजाइल है. अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं थी कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज कहाँ पर, तो उसको मिस रीड वो कर सकते हैं कि हम एटॉमिक वेपनाइजेशन, न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं किसी फैसिलिटी को. इन ऑर्डर टू हैव दैट, in order to avoid that misunderstanding, in order to avoid the fragility of such confidence building measure, we have to share such information. और ये दोनों की तरफ है. सेकंड कंसर्न ये है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी लिमिटेड है. व्हाई? क्योंकि जो डिक्लेयर्ड फैसिलिटीज है उन्हीं के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है. कुछ ऐसे फैसिलिटीज हो सकती है कि जो पब्लिक नहीं है, जो कॉन्फिडेंशियल है, वो डिक्लेयर्ड नहीं है. ऐसे इंफॉर्मेशन, ऐसे प्लेसेस के बारे में अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया है, तो अगर वॉर लाइक सिचुएशन में वहां पे बम्बार्डिंग हो जाए, तो जो डिजास्टर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? जिन्होंने अटैक किया उनकी, या जिन्होंने छुपा के रखी थी कि यहाँ पे ऐसा फैसिलिटी है उनकी? ये लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी
in terms of not sharing all the facility details may cause a problem. Third is जो broader risk reduction mechanism होता है, not just nuclear but broader risk reduction mechanism जो होता है वो absent है, especially in the times of crisis. The fourth one is कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कंटिन्यूअस मिसट्रस्ट है. मतलब हम लोगों ने डिफरेंट कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अप्लाई कर लिए, डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस, डिफरेंट टेबल्स, डिफरेंट प्लेसेस पर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश किया हुआ है, एंड येट देयर इज अ एलिमेंट ऑफ मिसट्रस्ट. वी एंड दे डू नॉट ट्रस्ट अस, वी डू नॉट ट्रस्ट देम. देयर इज अ ट्रस्ट मिसमैच. द लास्ट वन इज रीजनल सिक्योरिटी जो है that has implications of nuclearized neighbors. मतलब जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों भी न्यूक्लियर स्टेट्स हैं और उन दोनों के बीच में अगर न्यूक्लियर टेंशन है तो इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द whereabouts और द स्ट्रेटेजिक आउटलुक ऑफ बांग्लादेश, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, एवरीबडी. एक्सटेंडेड नेबरहुड में भी इसका रिस्क असेसमेंट टर्मोइलिक हो जाता है. ठीक है. सो I would request you to pause the video and attempt the next MCQ. The periodic exchange of nuclear facility lists between India and Pakistan, it primarily aims to A. Enable joint inspection of nuclear sites, B. Prevent attacks on nuclear installation during conflict, C. To promote civilian nuclear cooperation, or D. Replace formal arms control regiments. क्या है इसका? Correct answer would be B. That is preventing attack on nuclear installations during the time of conflicts. Here is the fifth article. इस आर्टिकल में सिर्फ हमको इतना समझना है कि एथिक्स के क्वेश्चन में कैसे आप इस कंटेंट को यूज करोगे, क्योंकि जो लोकपाल है उसका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू मैनेज द करप्शन. लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट जो आया था उसका प्राइमरी कंसर्न वाज टू मैनेज द करप्शन. लेकिन जो करप्शन मैनेजमेंट वाली जो बॉडी है, मैनेज द करप्शन का मतलब है कि जो कंप्लेंट्स आता है, जो करप्शन होता है उसको रिड्यूस करना. मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं है कि इतना करप्शन ठीक है, इतना ठीक नहीं है. दैट इज नॉट व्हाट इट मीन्स. इट मीन्स you need to eliminate the existence of corruption. How are you going to manage this problem of corruption? अब इस बॉडी पे जो लोग बैठे हुए हैं उनके प्रोक्योरमेंट के लिए, ऑफिशियल यूज के लिए 7 BMW लग्जरी कार्स का ऑर्डर प्लेस किया था वर्थ 5 करोड़. उस आफ्टर द पब्लिक स्क्रूटिनी, आफ्टर द पब्लिक आउटक्राई, लोगों ने जब इसका मजाक उड़ाना शुरू किया, इसके ऊपर सवाल खड़े करने शुरू किए, तो ये आइडिया ऑफ बाइंग 7 BMW कार्स हैज बीन ड्रॉप्ड. ठीक है. एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या है एथिक्स में? एक, जो परसेप्शन ऑफ एक्सेस एंड मिसमैच विद इंस्टीट्यूशनल मैंडेट. इस इंस्टीट्यूशन का मैंडेट क्या है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है और वो कर क्या रहे, ये मिसमैच, मिसट्रस्ट डेवलप करेगा. एथिक्स में प्रोबिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है. प्रोबिटी एंड ऑस्टेरिटी, इनका बहुत ज्यादा महत्व है स्पेशली पब्लिक इंस्टीट्यूशन में, है ना. इसीलिए आप किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को मर्सिडीज में घूमते हुए नहीं देखते हो. वो कॉमन व्हीकल में ही घूमता है. थोड़ा सा बेटर व्हीकल होता है लेकिन कॉमन व्हीकल होता है. ऐसे एकदम आउटलैश लग्जरियस कार में नहीं घूमते, क्योंकि वो पब्लिक इंस्टीट्यूशन के प्रोबिटी एंड ऑस्टेरिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा. देन पब्लिक स्क्रूटिनी का रोल क्या रहा अकाउंटेबिलिटी को इन्फोर्स करने के लिए? पीपल वांट अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम दिस प्रोफेशनल वर्किंग इन लोकायुक्त या लोकपाल. खुद करप्शन करेंगे और करप्शन के अगेंस्ट वो काम करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना. मॉरल अथॉरिटी का इरोजन हो सकता है. एंड इसी लोकायुक्त या लोकपाल
इनके अंदर इनर अकाउंटेबिलिटी मतलब इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग चेक्स एंड बैलेंसेस, इसका रिक्वायरमेंट है. वी कैनॉट प्रिज्यूम कि सिंस they are the anti-corruption body, they are the one who are expected to scrutinize the corrupt or malpractices in the system, they will not be doing any of it. ठीक है. ऑलराइट, ये जो लास्ट आर्टिकल है वो पासिंग रेफरेंस से इंपॉर्टेंट है. मतलब सिर्फ एथिक्स के पेपर में अगर आपको कोई एग्जाम्पल इलिस्ट्रेट, किसी एग्जाम्पल से इलिस्ट्रेट करना है तो आप इसके थ्रू कर सकते हो. ठीक है. Alright, you can pause the video and solve this MCQ. Correct answer would be C. ये स्मार्ट बुक्स है CSAP के. One stop solution है for UPSC as well as APSC preparation. Now these are available in ASME's script as well. You can access these by contacting on the number mentioned here. थैंक यू सो मच. आप प्रीफिट लाइव वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपका बहुत ज़्यादा फायदा होगा. इट ट्रेन्स यू टूवर्ड्स द डेवलपिंग टेम्परामेंट रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग MCQs. ठीक है. ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन. थैंक यू फॉर वॉचिंग न्यूज़पेपर एनालिसिस.